हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर। इसी तरह दिन धीरे धीरे शाम में ढल जाती है और सभी विप्लव से मिलने के लिए आते हैं। विप्लव की आंखों में भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो होश में आ गया। सभी लोग उससे मिलने के लिए आए हुए थे। विप्लव बंद आंखों से सब लोगों के साइलेंट आवाज़ को सुनकर, अरे जिंदा हूँ मैं, आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? आदित्य विप्लव की बात सुनकर रोनी आवाज़ में, तुम्हें बहुत पता है कि हम उदास हैं या फिर खुश हैं? विप्लव आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, अरे मन की आंखें भी होती है जो अपने चाहने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशन बिना देखे भी बता देती है। विप्लव की बात पर विकल्प उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए, इतना ज़्यादा दिमाग है तेरे पास तो बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों करता है? विकल्प के मारने पर विप्लव चिढ़ते हुए, कितनी बार कहा है सिर पर मत मारा करो, एंटीना हिल जाएगा मेरा। और मैंने कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं की। उस गंवार आदमी ने विनेगर को मेरी आंखों में फेंक दिया। जिसे सुनकर विकल्प विप्लव को गले लगाते हुए, तुझे कुछ हो जाता तो? आप हर बार यही सेंटे वाला डायलॉग मारते हो, मुझे कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं छोड़कर जाने वाला किसी को, बहुत लंबी जिंदगी है मेरी। विप्लव ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, जिसे सुनकर शोभित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बदमाशी मत किया करो। विप्लव शोभित की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, वैसे अनमोल भाई कैसे हैं? मेरी मोटी रो रही है क्या? विकल्प विप्लव की बात अपना सिर नहीं में हिला कर, अनमोल भाई बिल्कुल ठीक है और तेरी मोटी नहीं रो रही है। विप्लव विकल्प की बात अपना सिर हिलाते बोला, कल मेरी आंखों से पट्टी निकल जाएगा, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज पूरी रात तुम्हें यहीं रहने की जरूरत है, मृत्युंजय ने कहा। जिसे सुन विप्लव अपना सिर हिलाते हुए, मुझे आपसे गाली नहीं सुननी, इसलिए मैं चुपचाप यहीं रहूंगा, लेकिन आप सब लोग को घर जाना चाहिए। मृत्युंजय विप्लव की बात पर बोला, सब चले जाएंगे, तुम आराम करो। विप्लव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते और सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं। रात हो जाती है जब एक नर्स अंदर आती है। विप्लव के कदमों की आहट सुन बोला, कौन है? विप्लव की आवाज़ सुनकर वो नर्स बोली, सारा आप सर, आपके मेडिसिन का वक्त हो गया, इसलिए पहले आप डिनर कर लीजिए। विप्लव नर्स की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, डिनर में क्या है? विप्लव का मुंह कर देखते हुए नर्स हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जिन्होंने आपका मेनू तैयार किया है शायद उन्हें आपका पसंद पता है, इसलिए उन्होंने आपके लिए करेले की सब्जी बनाई है। जिसे सुनकर विप्लव मुंह बनाते, मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, सॉरी, मजाक कर रही थी सर। आपके लिए हेल्दी सा विदाउट ऑयल डिनर रेडी किया गया है, सो आइए डिनर कर लीजिए। नर्स ने डिनर प्लेट कॉफ़ी टेबल पर रख विप्लव के पास आकर विप्लव अपना हाथ इधर उधर करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर, ये कितना बोरिंग है, हर तरफ अंधेरा। विप्लव के पास नर्स उसके हाथ को पकड़कर उसे लाकर सोफे पर बैठाते हुए, ये तो सिर्फ एक दिन के लिए है सर, सोचिए उन लोगों का क्या जो हमेशा से नेत्रहीन होते हैं। विप्लव नर्स की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर, मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं वही दर्द एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जिसे मैं सह सकता हूँ। अब बातें काफ़ी अच्छी करते हैं सर, नर्स ने विप्लव के सोफे पर बिठाते हुए। जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाता, मुझे पता है, इसलिए तो मैं अपने घर का लाडला हूँ। विप्लव के बात पर नर्स मुस्कुरा देती है और उसे डिनर कराने लगती है। इधर डॉक्टर केबिन में डॉक्टर करण और चित्रांग बैठे हुए। जब करण थोड़ा बेसब्र होकर डॉक्टर से बोला, नित्या को रूस क्यों नहीं भेजा गया? करण की बात पर सुन डॉक्टर उसे समझाते हुए बोले, मिस्टर मित्तल ने कहा है हम यहाँ पर कोशिश करें, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसलिए क्योंकि आपके पास जरूर आपका इलाज होगा। चित्रांग ने डॉक्टर की बात पर कहा। जिसे सुनकर डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल है, उनके ब्रेन के डैमेज हिस्से की सर्जरी होगी, जिसके लिए हमें बाहर से डॉक्टर बुलाया और उसे सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले हर मशीन का ऑर्डर भी हमने दिया है। डॉक्टर की बात पर करण और चित्रांग अपना सिर हिला देते हैं। जब चित्रांग फोन बजने लगता है तो वो देखता है उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जिसे देख चित्रांग कॉल अटेंड करते हुए, हेलो। करण और चित्रांग डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। जब चित्रांग का फोन बजने लगा उसने देखा कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जिसे देखते ही उसने कॉल अटेंड कर कान में लगाते हुए कहा, हेलो। चित्रांग के कॉल अटेंड करने पर दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हेलो। चित्रांग उस आवाज़ को सुन कुछ पल कंफ्यूज होने के बाद बोला, जी कौन? चित्रांग कंफ्यूज भरी आवाज़ को वो शख्स मुस्कुराते हुए बोले, बहुत खुश हो ना उसे परिवार में, तुम्हें अपना छोटा भाई मिल गया, तुमसे बड़े इतने भाई मिल गए, माँ जैसे प्यार करने वाली भाभी मिल गई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है। चित्रांग उस शख्स की बात पर अपनी आंखें छोटी करते बोले, कौन हो तुम, ये बताओ, बेवजह बकवास मत करो। जिसे सुनकर शख्स हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, मैं बकवास कर भी नहीं रही हूँ, सुना कि तुम्हारी बीवी शिरडी में सेमिनार पर गई है, सोचो रास्ते में उसकी बैंड ब्लास्ट हो जाए तो। जिसे सुनकर चित्रांग को थोड़ी घबराहट होने लगी। फिर वो अपने बेचैनी को छुपाते हुए, तुम्हें चाहिए क्या और इस तरीके से बकवास क्यों कर रहे हो? चित्रांग के बाद प्रोशक सीरियस आवाज़ में बोला, जॉनी जॉनी यस पापा, तुमने मुझे धोखा दिया, नो पापा, तुमने मुझे झूठ बोला, नो पापा, इसकी मिलेगी पनिशमेंट, हा 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 हा, व्हाट द फक आर यू सेइंग, जो बात करनी है सीधा करो, चित्रांग ने गुस्से में कहा। जिस पर वो शख्स मुस्कुराते बोला, चलो 2 in 1 का गेम खेलते, मैं तुम्हें 2 बॉक्स दूंगी, जिनमें से एक तुम्हें प्रॉब्लम में डालेगा और दूसरा तुम्हें प्रॉब्लम में से जाएगा।
उस शख्स की बात पर चित्रांग गहरी सांस भरते हुए रॉन्ग नंबर, इतना कहकर चित्रांग कॉल कट करने लगा, जिसे महसूस करते हुए शख्स जल्दी से बोला, तुमने अपने बाप को मार डाला और अब मारने की बारी तुम्हारी बीवी की है, फिर तुम्हारे घर वालों की, फिर आखिरी में तुमसे मुलाकात होगी। चित्रांग उस शख्स की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, आरोही, मुझे पता है ये तुम हो, मैंने देखा था ड्रामा क्लब में तुम मिमिक्री करती हो, इसलिए ये सब ड्रामा करना बंद करो। चित्रांग की बात पर आरोही अपने होठों पर सातिन मुस्कान लिए बोली, चलो पहचान लिया है तो सीधा पॉइंट पर आते हैं, अपनी बीवी के तलाक दो वरना यहाँ से उसकी लाश भी नहीं जाएगी। वही कारण चित्रांग के मुंह से आरोही का नाम सुनकर उसे फोन को स्पीकर पर रखने का इशारा करने, जिस पर चित्रांग फोन को स्पीकर पर रख डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा कर देता है तो डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद चित्रांग आरोही से बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो आरोही, तुम्हें पाने के लिए। आरोही ने सीधा से जवाब, जिसे सुनकर चित्रांग अपने गुस्से को कंट्रोल करते, तुम्हें लगता है तुम ये पागलपन करके मुझे हासिल कर लोगी? तो सुनो, तुम अपने लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत पैदा कर रही हो। आज नित्या जिस हालत में सिर्फ तुम्हारे कारण। चित्रांग की बात पर आरोही बोरियत भरी आवाज़ में, उसका नाम लेकर मुझे बोर करना बंद करो, उस कमीने को मर जाना चाहिए। जब से मेरे भाई की ज़िंदगी में आई है, ज़िंदगी उथल पुथल करके रख दी है। करण, जो कि आरोही की बातों को सुन रहा था, गुस्से से बोला, तुम कहाँ हो? करण की आवाज़ सुना आरोही चिल होकर बोला, भाई आप कभी भी नहीं छोड़ सकते ना चित्रांग को, और मुझ पर गुस्सा करना बंद कीजिए। आरोही की बात सुनकर करण अपना दांत पीसते हुए, तुम्हें पता है तुमने क्या क्राइम किया है? आरोही करण की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मुझे सजा देगा कौन? सबूत कहाँ है? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डैड, मेरे दादू मेरी इस गलती को नादानी समझकर माफ़ कर देंगे और उसमें सबसे ज़्यादा साथ आप ही दोगे। आरोही की बात पर करण अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करता है, आरोही सारा पागलपन छोड़ो और वापस आ जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। हम मुझे बेवकूफ़ समझते हो आप, लेकिन मैं हूँ नहीं। मुझे चित्रांग चाहिए और आपका पता होना चाहिए कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ, तो मेरी ज़िद पूरी करो, आरोही ने ज़िद में कहा, जिसे सुनकर चित्रांग गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम चाहे उसके लिए ना करो, मैं तुम्हें कभी पसंद करूँगा भी नहीं। चित्रांग की बात पर आरोही कुछ पल चुप रहकर हंसते हुए बोली, हा हा हा, तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते, चलो बाय, गुड नाइट, मॉर्निंग कल अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। इतना कहकर आरोही कॉल कट कर देती है। आरोही के कॉल कट करने पर चित्रांग थोड़ा परेशान होकर रिटर्न कॉल करने की कोशिश कर, लेकिन आरोही का नंबर इनकमिंग सेवा के लिए उपलब्ध नहीं था, जिसे देखते हुए चित्रांग उठकर खड़ा होकर करण से बोला, तुम यहीं रहो, मैं सीढ़ी के लिए निकल रहा हूँ। चित्रांग के बात पर करण थोड़ा हैरान होते हुए, इस वक्त? ये सुनकर चित्रांग अपना सिर हिला केबिन से बाहर जाते हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण माही को कोई प्रॉब्लम है, और प्लीज़ तुम नित्या के साथ रहना। इतना कहकर चित्रांग जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। चित्रांग के जाने के बाद करण अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर करते हुए, क्यों आरोही, क्यों कर रही हो यार ऐसा? क्यों मुझे शर्मिंदगी से सिर झुकाने पर मजबूर कर रही हो तुम? ये कहते हुए करण की आवाज़ रूंध हो जाती है, जिस पर गहरी सांस लेकर अपने चेहरे से हाथ हटा नित्या के वार्ड की तरफ चला जाता है। इसे लॉस एंजल्स यूएस में रात के 12 बज रहे थे जब चिराग प्रथा को गले लगाने के लिए करवट बदलता है, लेकिन उसके बगल में प्रथा सो ही नहीं रही थी, जिसे महसूस कर चिराग 2 मिनट बेडशीट पर हाथ फेरने के बाद आंखें खोल उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन प्रथा कमरे में नहीं थी। प्रथा की गैर मौजूदगी को महसूस कर चिराग बिस्तर से उतर जाकर वॉशरूम चेक करता है तो वहाँ पर भी नहीं थी, जिसे देखते हुए चिराग होम स्लीपर को पहनकर कमरे से बाहर आता। प्रथा के कमरे में चेक करने के बाद सीधा ग्रीन हाउस की तरफ चला जाता। चिराग जब ग्रीन हाउस में पहुँचता है तो देखता है सिर्फ लाइट्स वहाँ पर जल रही थी, बाकी सारी लाइट्स ऑफ थी, जिसे देखते हुए चिराग गहरी सांस भरकर लाइट्स ऑन करते हुए अंदर जा प्रथा को आवाज़ लगाते हुए बोला, प्रथा, लेकिन रिप्लाई में प्रथा की आवाज़ नहीं आती, जिसे देखकर चिराग और अंदर आ फिर से प्रथा को आवाज़ लगाते हुए बोला, प्रथा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे जवाब दो। चिराग के कहने पर भी प्रथा कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखते हुए चिराग सीधा सोफे की तरफ चला जाता है। चिराग जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कैंडल्स के बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा एक चॉकलेट केक रखा हुआ था, जिसे देखते हुए चिराग सिर घुमाकर इधर उधर देखता है। चिराग इधर उधर देखते हुए थोड़े कठोर आवाज़ में, प्रथा, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। चिराग कितना कहते हैं उससे बस सबसे पहले एक रेड कलर का बैलून आकर गिरता है। चिराग को थोड़ा झटका लगता है और सिर ऊपर करके देखता है जहाँ पर ढेर सारे बैलून को ट्रांसपेरेंट जाल में बांध कर रखा गया, जिसे छोड़ दिया गया था और अब वो चिराग के ऊपर गिर रहा था। चिराग अपनी आंखें बंद कर उन बैलून्स को अपने हाथों से छूने लगता। उसके होठों पर मुस्कान थी जब प्रथा आवाज़ लगाते हुए कहती, सर। चिराग प्रथा की आवाज़ को सुनकर सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है जब प्रथा उसकी फ़ोटो क्लिक करती है, जिसमें चिराग मुस्कुरा रहा था। फ्लैश लाइट के कारण चिराग अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? प्रथा अपने हाथ में पकड़ा कैमरा वहाँ पर रखे स्टैंड पर रखते हुए बोली, पिछले 2 घंटे से प्रिपरेशन कर रही थी मैं इसका। प्रथा की बात सुन चिराग अपने बालों को सही करते हुए बोले, इतना सारा गंदगी फैलाने तुम्हें 2 घंटे का प्रिपरेशन लग रहा है? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। जिसे सुन प्रथा आंखें रोल करते हुए, 12 बज चुके, हमें केक कट करना चाहिए। चिड़चिड़े चौहान। प्रथा की बात पर चिराग अपनी आंखें छोटी करते हुए, किसे तुमने चिड़चिड़े चौहान कहा?
प्रथा चिराग के पास उसके हाथ को पकड़ बोली, यार आप कितने नखरे करते, इतने नखरे तो मेरे नहीं होते, मेरे पीरियड्स के टाइम पर। ये सुनकर चिराग उसे घूरने लगा। जिसे इग्नोर कर प्रथा चिराग को सोफे पर बैठा उसके सिर में बर्थडे कैप पहनते हुए बोली, बर्थडे बॉय के लिए बर्थडे टोपी। जिसे देखकर चिराग उसे टोपी को निकालते हुए बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, हरकतें तो बच्चे जैसी है, इसलिए पहनने रहिए। प्रथा ने चिराग के हाथ को पकड़ते हुए ये देखकर चिराग प्रथा की तरफ 2 मिनट घूर कर देखता है तो प्रथा स्पार्कल को जलाने लगती है और चिराग उसे देखने लगता है। जब अचानक स्पार्कल के जलने पर चिराग हल्का सा चमक जाता है। चिराग को चमकता हुआ देखकर प्रथा उसे टेस्ट करते हुए बोली, अब डर गए थे ना। प्रथा को मुस्कुराता हुआ देख चिराग अपने दांत पीसकर, सिंपल सा कैंडल नहीं जला सकती, तुम ये तमाशा लेकर आई हो। चिराग के गुस्से भरी आवाज़ पर प्रथा केक की तरफ इशारा करते हुए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसके बर्थडे में कैंडल जलेगी, तो ये टोपी क्यों पहन रखा है। अगर मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो निकालो इसे। चिराग ने सिर पर लगाए टोपी की तरफ इशारा करते हुए, जिसे देखकर प्रथा चिराग को घूरते हुए, यार आपके नखरे बहुत ज़्यादा है, कर रही हूँ ना, चुपचाप केक कट कीजिए। प्रथा के बात पर चिराग उसे घूरते हुए चुपचाप केक कट करता है और उसका पीस प्रथा को खिलाने के बजाय खुद ही खा लेता है। ये देखकर प्रथा छोटा सा मुंह बना, और मुझे कौन खिलाएगा, डॉक्टर ने मना किया है तो खाने से। चिराग ने केक खाते हुए कहा, जिसे सुनकर प्रथा अपने दांत पीसते हुए, उनका क्या है, मुझे केक खाना है। चिराग प्रथा के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए चुपचाप केक खाने, जिसे देख प्रथा उसके हाथ से नाइफ छीन कर केक कट करके खुद ही खाने लगती है। प्रथा की हरकत पर चिराग एक नज़र उसे देखने के बाद उठते हुए बोला, कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए चलो चुपचाप सो जाओ। प्रथा चिराग की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, अभी तो उठे हैं आप, मैंने हम दोनों के डांस के बारे में सोचा था। चिराग प्रथा की बात पर उसे देखते हुए बोले, मुझे डांस करना नहीं पसंद है, इसलिए चुपचाप चलो सोने। प्रथा चिराग की बात पर बोली, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। प्रथा, डोंट इंस्टेंट मी, मैं नहीं करूँगा। चिराग ने थोड़ी सख्ती से कहा, जिसे सुनकर प्रथा वहीं पर बैठे केक खाते हुए, अब जाकर सो जाओ, जब मुझे नींद आएगी मैं आ जाऊँगी। चिराग प्रथा के बाद पर उसके पास उसे अपनी बाहों में उठाते हुए, हम साथ में सोएंगे। इतना करके चिराग ग्रीन हाउस से निकलकर अपने बेडरूम में आ जाता है। प्रथा छोटा सा मुंह बनाए चिराग की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए। चिराग प्रथा की बात को इग्नोर करते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ। इतना कर चिराग वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर आने के बाद चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद प्रथा हल्का सा चिराग के पास जाकर उसके चेहरे को घूरते हुए धीरे से बोली, मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा था और आप सो गए थे। इतना कहते हुए प्रथा चिराग के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए उसके गुलाबी सी पंखुड़ी जैसे पतले होठ अपनी उंगली से छूते हुए बोली, मैं पत्नी हूँ ना, मैं तो किस कर सकती हूँ। ये कहकर प्रथा हल्का सा चिराग के गाल को अपने होठों से छू और अपने नाखूनों को चबाने लगते, जिस पर चिराग पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। चिराग के पकड़ को अपने कमर पर महसूस कर प्रथा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है तो चिराग उसे सीधा सुला देता है। प्रथा और कोई मूवमेंट महसूस ना करके अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें सीधा चिराग की आंखों से जा मिलती है, जो कि उसे ही घूर रहा था। चिराग की घूरती हुई नज़र को महसूस कर प्रथा जल्दी से बोली, वो मैं गुड नाइट किस दे रही थी। ये सुनकर चिराग आईब्रो चढ़ाते बोले, सोते वक्त किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रथा चिराग की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है तो चिराग झुककर प्रथा के मुलायम होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है, जिसे महसूस कर प्रथा की आंखें बड़ी हो जाती। वही चिराग उसके होठों को स्मूच करते हुए शक कर रहा था। चिराग प्रथा के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और प्रथा के होठों को बड़े ही पैशन तरीके से किस करने लगता है। प्रथा को नर्वसनेस ने अपना पेट ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा था और वो बिस्तर पर अपनी एड़ी घिस रही थी। चिराग प्रथा के होठों से हल्का सा दूर होकर उसके हाथों पर पकड़ बनाए बोला, तुम साथ क्यों नहीं दे रही। ये सुनकर प्रथा हक्की बक्की हो चिराग को देखते हुए, मुझे किस करना नहीं आता। प्रथा की बात पर चिराग अपने होठ को हल्का सा काट कर बोला, अपना मुँह खोलो। चिराग की बात पर प्रथा हल्का सा अपना मुँह खोलती है तो चिराग फिर से उसे किस करने लगता है। उन दोनों के टंग आपस में उलझ रहे थे, जिसका प्रथा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती। करीब 5 मिनट बाद प्रथा चिराग से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कोशिश करते हुए बोले, वो बस। प्रथा की बात पर चिराग उसे दूर हो उसे उसके बगल में लेटते हुए बोला, सो जाओ। प्रथा चिराग के बाद अपने होठों को छूती है, जिसमें हल्की सी सूजन आ गई थी, जिसे महसूस करते हुए प्रथा के गाल लाल हो जाते हैं। जब चिराग फिर से उसे अपनी तरफ खींच कर गले लगाते हुए आंखें बंद कर देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?